नियंत्रण के अंतर्गत आज हम लोग नियंत्रण प्रक्रिया के आवश्यक चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। नियंत्रण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण एवं निर्धारित प्रमापों को स्थापित किया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि नियंत्रण जो है वो प्रबंध का एक महत्वपूर्ण औजार है, टूल्स है, और इसका प्रयोग जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अन्यथा गलत ढंग से यदि हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए नियंत्रण के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए और प्रक्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। पहला, कार्य प्रमापों का निर्धारण। दूसरा, वास्तविक प्रगति का मापन। तीसरा, विचलनों की तुलना अर्थात अंतरों की तुलना। चौथा, सुधारात्मक कदम उठाना, और पांचवा है अनुगमन। तो जो सबसे पहला कदम है वो कार्य प्रमापों का निर्धारण है। इस कार्य के प्रमापों का निर्धारण या प्रमापों को परिभाषित करना भी कहते हैं। प्रमाप का निर्धारण नियंत्रण प्रक्रिया का सबसे पहला कदम है। संस्था के समस्त व्यक्तियों के कार्यों का प्रमाप निश्चित हो जाने से यह ज्ञात हो जाता है कि इससे किस व्यक्ति को किस जगह पर कितना और कैसे काम करना है। अर्थात एक निर्धारित समय में एक व्यक्ति से कितने और कैसे कार्य की आवश्यकता की जा सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रमाप क्या है। प्रमाप है कुछ मापदंडों को निर्धारित करना, जैसे के लिए किसी कार्य के लिए कितनी सामग्री लगेगी, सामग्री का किस्म क्या होगा, श्रम का स्तर और मात्रा क्या होगी, उत्पादन में कुल कितना खर्चा होगा, कितनी अवधि में उत्पादन होगा, विक्रय की मात्रा क्या होगी, विक्रय में लाभ की मात्रा क्या होगी। ये सब मापदंडों को ही हम लोग प्रमाप कहते हैं। प्रमाप का निर्धारण एक निश्चित विधि से जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी सलाह से किया जाना चाहिए। प्रमापों के निर्धारण के बिना कार्य आरंभ कर देना ठीक वैसा ही होगा जैसे हवा में महल बनाना या अंधेरे में तीर चलाना। और कुंज ओडोनेल जो प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री थे, उन्होंने तो ये कहा है कि प्रमाप निश्चित कसौटी के होते हैं जिनके आधार पर वास्तविक कार्य की प्रगति को मापा जाता है। प्रमापों के प्रकार जो हैं उसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है भौतिक प्रमाप। इसके अंतर्गत प्रति घंटा, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति इकाई कार्य करने का प्रमाप निर्धारित किया जाता है। जैसे एक श्रमिक एक दिन में कितने घंटे काम करेगा, कितनी इकाई उत्पादित करेगा। दूसरा है मौद्रिक प्रमाप। इसके अंतर्गत प्रति इकाई श्रम लागत, प्रति घंटे प्रति श्रम लागत, प्रति इकाई कारखाना लागत आदि का निर्धारण किया जाता है। तीसरा है मूर्त प्रमाप, टेंजिबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। इस प्रमाप के अंतर्गत प्रति वस्तु उत्पादन की कुल लागत, प्रतिदिन उत्पादन की मात्रा आदि का प्रमाप निर्धारित किया जाता है। फिर इनटेंजिबल स्टैंडर्ड, अमूर्त प्रमाप। इसके अंतर्गत श्रमिकों का मनोबल बढ़ाना, कार्य की प्रशंसा करना ये सुनिश्चित किया जाता है। उसके बाद है आयगत प्रमाप। इसके अंतर्गत विक्रय मूल्य से संबंधित प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। फिर है पूंजीगत प्रमाप, और इसके अंतर्गत पूंजीगत व्ययों का निर्धारण किया जाता है। चल अनुपात, स्थायी संपत्तियों का स्थायी दायित्वों से अनुपात आदि का निर्धारण किया जाता है। और प्रमाप निर्धारण के पूर्व कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि प्रमाप निश्चित होना चाहिए, प्रमाप न्यायपूर्ण और मानवीयतापूर्ण होना चाहिए। तीसरा, प्रमाप ऐसा होना चाहिए जिसको पूर्ण किया जा सके। चौथा, प्रमाप सामयिक होना चाहिए। प्रमाप ऐसा होना चाहिए जो योजना और नीतियों के अनुकूल हो। और फिर प्रमाप ऐसा होना चाहिए जिसको कि मापा जा सके। तो ये दूसरा कदम था प्रमापों को निर्धारित करना। अब तीसरा कदम है वास्तविक प्रमापों की तुलना। और इसके अंतर्गत जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो हैं कि कार्य की प्रगति की संपूर्ण जानकारी और नियमित रूप से आंकड़ों को तैयार करते रहना चाहिए। आंकड़े सही और सत्य होना चाहिए।
व्यक्तिगत गुणों का भी मापन करना चाहिए। वास्तविक प्रगति का मापन भेदभाव रहित होना चाहिए। तो ये जो है वास्तविक प्रगति का मापन किया जाता है और इसके बारे में असाइनमेंट में भी प्रश्न आया था आप लोगों के। तो इसका ऐसी स्थिति बहुत कम आती है जब प्रमाणित लागत के अनुरूप वास्तविक लागत आधी हो। अक्सर तो ऐसा होता है कि वास्तविक प्रमाप से ये अधिक ही होता है, वास्तविक प्रगति प्रमाप से अधिक ही या कम होता है। प्रगति अधिक होने पर अधिक अनुकूल और प्रगति कम होने पर स्थिति प्रतिकूल होती है और वास्तविक प्रगति कम होने पर इसके कारणों को खोजा जाता है। तो ये तीसरा क्रम है। और उसके बाद प्रमापित और वास्तविक कार्यों की तुलना या विचलनों की तुलना, ये तीसरा कदम है। इस कदम के अंतर्गत वास्तविक कार्य और प्रमाणित कार्यों के बीच जो अंतर होता है उसको ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि विचलन क्या है, जिसको कि अंतर भी बोल सकते हैं। निर्धारित प्रमाप से वास्तविक निष्पादन की तुलना की जाती है और इसके पश्चात प्रमाप से वास्तविक उत्पादन जितना कम या अधिक होता है उसे ही विचलन कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हमने यदि एक महीने में 1000 वस्तुएं बनाने का निर्धारित किया था, योजना बनाई थी, और यदि हमने 1100 वस्तुएं बना ली हैं, तो ये जो 100 है, अंतर है, 100 ज़्यादा किया है, इसको हम लोग विचलन कहेंगे। या 900 किया है तो जो 100 कम हुआ है इसको हम लोग विचलन कहेंगे। उसके बाद विचलनों का विश्लेषण करना। विचलन के कारणों को ज्ञात करने हेतु विचलनों का विश्लेषण करना अति आवश्यक है और जो विश्लेषण है वो निम्नानुसार किया जाता है। पहला, प्रमापित प्रगति की वास्तविक प्रगति से तुलना की जाती है। प्रमापों को निर्धारित करते समय कार्य की जितनी अपेक्षाएं की गई थी उसकी तुलना वास्तविक प्रगति से की जाती है। प्रमाणित प्रगति से वास्तविक प्रगति कम हो या अधिक, दोनों ही अधिक आदर्श स्थिति नहीं हो सकते। कभी कभी प्रमाप निर्धारित करते समय उच्च मूल्य स्तर के कारण प्रमाप भी ऊंचा निर्धारित किया जाता है और वास्तविक प्रगति के समय मूल्य गिर जाने से जहां उत्पादन लागत कम आएगी वहीं वस्तु का विक्रय मूल्य भी अधिक हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अधिक अंतर पर असामान्य स्थिति के कारण अंतर माना जाना चाहिए। दूसरा है अंतरों या विचलनों के कारणों की खोज करना और इसके अंतर्गत जिस भी कारण से ये अंतर आया है उसकी खोज की जाती है, जैसे कि बिजली बंद हो जाना, मशीन खराब हो जाना, हड़ताल हो जाना, और इन कारणों को समझना चाहिए और इनके लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। तीसरा स्टेप है सुधारात्मक कदम उठाना। नियंत्रण प्रक्रिया का यह चौथा चरण है और का यह चतुर्थ और अंतिम प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में त्रुटियों व कमियों की जांच कर उन्हें दूर करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। त्रुटियों के कारण बिगड़े कार्यों को सही करने की क्रिया सुधारात्मक रेमेडियल क्रिया कही जाती है। कुछ कदम ऐसे भी उठाए जाते हैं जो भविष्य के लिए लाभप्रद व प्रेरणादायी हो सकते हैं। सुधारात्मक कार्रवाई करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, तत्काल करना चाहिए सुधारात्मक कार्रवाई। दूसरा, अंतरों को आधार मानकर ही सुधारात्मक कार्रवाई करना चाहिए। विचलनों का हिसाब जो विभाग रखता है उसी विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई उत्पादकता से अधिक खर्चीली न हो इसका ध्यान में रखना चाहिए। और अंतिम स्टेप है अनुगमन, या जिसको फॉलोअप भी बोलते हैं। सुधारात्मक कदम उठाने के साथ ही समय समय पर यह भी देखना आवश्यक है कि उठाए गए सुधारात्मक कदम का क्या तथा कैसा प्रभाव हो रहा है तथा यह पर्याप्त है या कुछ अन्य सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता होगी। तो इनको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए।